मनुष्य का अकारण हजारों हीनताओं से ग्रसित होना उसकी बर्बादी का तीसरा प्रमुख कारण है। इन हीनताओं के कारण वो भीतर ही भीतर चौबीसों घंटे परेशान होता रहता है। सच कहूं तो इस हीनता यानी कॉम्प्लेक्स के कारण वो खुलकर कभी जी ही नहीं पाता है। दिन रात खिलौनों की तरह नाचता रह जाता है। और मनुष्य की सारी हीनताएं नितांत उसकी अपनी बुद्धि की उपज है। यदि आज मनुष्य इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है तो इसका मात्र और एकमात्र कारण उसकी बुद्धि की सोच है। यहां यह भी स्पष्ट समझ लें कि मुझे कहीं कोई कॉम्प्लेक्स कभी नहीं पकड़ता। खैर, इस बात को विस्तार से समझने से पूर्व यह समझना बेहतर है कि आखिर यह कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं तथा जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, आप उससे राजी नहीं हैं। और ये आपका राजी न होना ही कॉम्प्लेक्स है। और फिर आगे चलकर यही कॉम्प्लेक्स आपका जीवन नर्क बनाने को पर्याप्त सिद्ध होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये राजी न होना पैदा होने के साथ तो आया नहीं था। बच्चा हमेशा जैसा वह जिस हाल में होता है अपने से राजी ही होता है। उसे अपने गोरे काले शैतान या शांत अमीर या गरीब होने का एहसास तक नहीं होता। तो फिर ऐसे में उसके राजी होने या राजी ना होने का सवाल ही कहां उठता है। दूसरी ओर देखा जाए तो पूरी प्रकृति में भी कोई अपने होने के ढंग से नाराज नहीं है। न चांद न तारे और ना ही पृथ्वी अपने होने के तरीके से असंतुष्ट है। वही ना तो हवा और ना ही पानी को अपने होने के ढंग से कोई शिकायत है। वैसे ही किसी फूल या कांटे को भी अपने होने के ढंग से कोई ऐतराज नहीं है। और ना ही किसी पक्षी जानवर या मछली को अपने होने के ढंग से कोई असंतोष है। सोचने वाली बात यह कि जब पूरी प्रकृति में कोई अपने होने के ढंग से नाराज नहीं, जब बच्चे तक को इसका एहसास नहीं, तो यह असंतोष बड़ा होते होते मनुष्य में आ कहां से जाता है। निश्चित ही मनुष्य को यह असंतोष उसकी बुद्धि पकड़ा देती है। और आश्चर्य ये कि ये असंतोष उसे पकड़ाया अपने हितैषियों द्वारा ही जाता है। बच्चा तो सीधा सीधा अपनी राह चलते मस्ती में बढ़ रहा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा होते न होते उसके जीवन में भूकंप आ जाता है। माँ बाप व घर के बुजुर्ग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उससे तुलनात्मक बातें करने लग जाते हैं। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये करना अच्छा है और ये करना खराब है। फिर तो स्कूल में शिक्षकों के हाथों फंसने पर उसकी और भी बुरी गत बना दी जाती है, क्योंकि वहां से उसके जीवन में तुलनात्मक शिक्षाओं की भरमार शुरू हो जाती है। ये बच्चा कितना शांत है और तुम देखो कितने शैतान हो। ये बच्चा देखो पढ़ाई में कितना शार्प है और तुम कितने डल हो। ये बच्चा देखो अपने माँ बाप और शिक्षकों की बातों को कैसे आज्ञा की तरह स्वीकारता है, और एक तुम हो कि किसी की बात सुनते ही नहीं। अब सवाल ये कि शिक्षकों को इन की जाने वाली तुलनाओं का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी तो कोई कल्पना होती नहीं है। उधर माँ बाप या घर के बुजुर्गों को भी इसकी कोई समझ नहीं होती है। बस दोनों बिना समझे बच्चों पर तुलनाओं के वज्रपात करते चले जाते हैं। बेचारा बच्चा बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वो जैसा है वैसा है और उसी से खुश है। लेकिन उस बेचारे की चलती कितनी है। आखिर एक नहीं अनेकों बार अनगिनत व्यक्तियों द्वारा बार बार की जाने वाली तुलनाएं उसके मन में घर करने लग जाती है। वो बेचारा चाहते न चाहते हुए भी उस पर ध्यान देने को बाध्य हो जाता है। और एक बार वो अच्छा बुरा समझना व स्वीकारना शुरू क्या करता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। इसका सबसे पहला व बुरा प्रभाव तो ये होता है कि वो अपने आप का अस्वीकार प्रारंभ कर देता है। और चूंकि वो स्वयं के होने से असंतुष्ट होना शुरू हो जाता है, फलस्वरूप उसे एक नहीं अनेकों बातों की हीनता पकड़ने लग जाती है। और इस प्रकार यही से उसके हसीन जीवन में इस कॉम्प्लेक्स का पदार्पण होता है। यानी कुल मिलाकर तुलनात्मक शिक्षाओं के कारण मनुष्य के जीवन में कॉम्प्लेक्स आता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इन तुलनात्मक शिक्षाओं की आवश्यकता है? क्या वास्तव में ऐसी बातें योग्य हैं? नहीं, और कतई नहीं। तथा ये समझने हेतु एक बार जरा प्रकृति पर नजर दौड़ाओ और देखो, यहाँ चीजें सिर्फ हैं।
कोई अच्छी या बुरी नहीं, कोई तुच्छ या महान नहीं। पूरी प्रकृति में मनुष्य को छोड़ कहीं कोई उनकी तुलना नहीं कर रहा। और क्योंकि कोई तुलना नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी को अपने अच्छे या बड़े होने का गर्व भी नहीं है। और इसी कारण पूरी प्रकृति में किसी को अपने तुच्छ या छोटे होने की शर्म भी नहीं है। यहाँ किसी पत्थर को ये गुमान नहीं कि वो कीमती हीरा है, और ना ही किसी पत्थर को ये हीनता है कि वो एक मामूली पत्थर है। यहाँ कोई हीरा किसी पत्थर से नहीं कह रहा कि चल दूर हट, मैं चमकीला हीरा हूं और तू राह में पड़ा एक तुच्छ पत्थर। नहीं, दोनों अपने होने से तृप्त हैं। और चूंकि दोनों अपने होने से तृप्त हैं, इसीलिए उनमें से कोई अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि परिवार व शिक्षक बच्चों की तुलना कर करके उनके अंदर अपने लिए असंतोष पैदा कर देते हैं। और इस वजह से बच्चे अपनी नाजुक उम्र से ही स्वयं को बदलने के प्रयास में लग जाते हैं। बस यही से बच्चों में गिरावट की शुरुआत हो जाती है। परम आनंद में जी रहे बच्चों में यही से कॉम्प्लेक्स पकड़ना शुरू हो जाता है, और फिर कॉम्प्लेक्स पकड़ते ही शांत शैतान होने के प्रयास में लग जाता है, और शैतान शांत होने के चक्कर में घूमना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या मनुष्य को अपना जीवन संवारने हेतु स्वयं के मूल स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सचमुच स्वयं के मूल स्वरूप को बदल सकता है? और अगर बदल भी सकता हो तो भी महत्वपूर्ण ये कि वो अपने मूल स्वरूप को बदलने की प्रेरणा कहां से ले रहा है। इतने सवालों की भीड़ में यदि पहले सवाल का उत्तर खोजें तो मनुष्य को अपने मूल स्वरूप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जैसा है उसी ढंग से उसके जीवन का विकास हो सकता है। जैसे प्रकृति में हजारों तरीके के रंग बिरंगे फूल हैं और सबके सब अपनी अपनी जगह अद्वितीय हैं, वैसे ही यहाँ लाखों तरह के मनुष्य हैं तथा वे सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। और ये बात आप समझें ना समझें, पर प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज को अपने होने के महत्व का एहसास है। भले ही आप मनुष्यों ने गुलाब और कमल को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी हो, लेकिन देखो, इससे बाकी फूलों को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ रहा है। फूल तक मनुष्य की तुलनात्मक चालबाजियों से वाकिफ है। वे जानते हैं कि इन मूर्खताओं का कोई महत्व नहीं, और इस कारण कोई फूल कभी कमल या गुलाब बनने की कोशिश करता दिखाई नहीं देता। फूल चाहे जिस नस्ल का हो, उसका एक ही ध्येय होता है कि वो पूरी तरह से खिलकर तृप्त हो जाए। वैसे ही मनुष्य भी चाहे जिस प्रतिभा का धनी हो या चाहे जैसा हो, उसके जीवन का भी एक ही मकसद होना चाहिए कि वो अपने प्रतिभा में तृप्त होकर जीवन मस्ती से पूरी तरह खिलकर गुजार दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लाखों में कोई एक ऐसा कर पाता है, वरना उसके ही परिवार वाले, शिक्षक व समाज के ठेकेदार मिलकर उसे तरह तरह की हीन भावनाओं से इतना तो ग्रसित कर देते हैं कि फिर हीन भावना से ग्रसित ये मनुष्य अपने को बदलने की फिराक में लग जाता है। मजा ये कि जिनकी बातें सुनकर वो स्वयं को बदलने की फिराक में लग जाता है, वे स्वयं हजारों कॉम्प्लेक्स से भरे होते हैं। माँ बाप तो यही समझते हैं कि वे जैसे हैं बच्चों को भी ऐसा ही होना चाहिए। अब एक घर में यदि दो बच्चे हैं तथा एक शैतान और एक शांत है, तो समझ लो कि दो में से एक की शामत आना तय है। यदि माँ बाप बचपन में शैतान रहे हो तो शांत बच्चे का तुलना कर करके जीना मुश्किल कर देते हैं, और यदि शांत प्रकृति के माँ बाप हो तो शैतान को शिक्षा दे दे कर बुरी तरह पका देते हैं। समझ नहीं आता कि वे इतना क्यों नहीं समझते कि एक शांत है और एक शैतान, पर दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नहीं, बुद्धिमान है तो तुलना तो करनी ही पड़ेगी। खुद का जीवन चाहे जैसा हो, पर बच्चों को तो अपने जैसा बनाना ही पड़ेगा। वैसे ही शिक्षकों के भी अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं। शिक्षक बनने का पैशन यानी जुनून तो हजारों में से किसी एक का होता है। अधिकांश लोगों ने तो शिक्षक बनना अंतिम उपाय के तौर पर चुना होता है। वे तो बगैर कुछ समझे पहले दिन से ही बच्चों पर तुलनात्मक शिक्षाओं का मारा चला देते हैं। सच तो यह है कि बच्चों को क्या व कैसे सिखाना या कैसे उन्हें बड़ा करना, ये ना तो माँ बाप को आता है और न शिक्षकों को ही। यहाँ मूल सवाल ये कि ये सारी तुलनाएं करना ही क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि बच्चा बड़ा होकर कुछ बन पाए,
तो वो क्या बनेगा या किस क्षेत्र में सफल होगा, ये तय कौन करेगा? हजारों क्षेत्र हैं प्रतिभा के, लाखों तरीके हैं जीने के और करोड़ों प्रकार के मनुष्य हैं। ऐसे में अच्छे बुरे की तुलना करने से क्या ये अच्छा नहीं कि बच्चा अपनी प्रतिभा व योग्यता अनुसार अपने जीने की राह स्वयं चुनता चला जाए? क्योंकि विज्ञान, कला, पेंटिंग्स, गायन, संगीत, काव्य, लेखन, धर्म, खेल, राजनीति, समाज सेवा जैसे हजारों क्षेत्र हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आपकी बुद्धि या आपकी मान्यता चाहे जो माने, पर मेरे तल पर धर्म भी इनमें से ही एक क्षेत्र है। पता नहीं उसका स्वभाव या उसकी प्रतिभा किस क्षेत्र से मेल खा रही हो। अतः कोई कभी किसी के कहने, समझाने या उकसाने से अपने जीवन की राह नहीं चुन सकता है। उसे तो अपनी स्वयं की प्रतिभा और अपना स्वभाव पहचान कर ही अपने जीवन का फैसला करना होता है। परंतु वो ऐसा कर पाए उससे पहले ही आप हजार तुलनाएं कर उसमें कोई न कोई उटपटांग क्षेत्र की महत्वाकांक्षा जगा ही देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? आप सोच सकते हैं कि एडिसन चित्रकार बनने जाते तो क्या होता, या फिर शेक्सपियर विज्ञान के प्रयोगों में लग जाते तो क्या होता? तो फिर क्यों ये माँ बाप बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने को उकसाते हैं? हो सकता है वो पेले या मोहम्मद अली के समान खेलकूद की प्रतिभा लेकर पैदा हुआ हो। सो मेहरबानी कर व्यर्थ तुलनाएं कर करके उसे गलत राह पर मत लगाएं, वरना दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा तो वो अपने में निखारने से रहा ही रहा, साथ ही अपने क्षेत्र की प्रतिभा भी वो खो देगा। और ये भी कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर असफल ही रहेगा। इतना ही नहीं, वो जीवन भर व्यर्थ की हजारों हीनताओं से घिरा भी रहेगा। और यही मेरे पूछे दूसरे व तीसरे सवाल का उत्तर है। मनुष्य लाख प्रयत्नों के बावजूद भी ना तो अपने मूल स्वरूप को भुला सकता है और ना ही पूरी तरह से उसे बदल सकता है। यानी कुल मिलाकर उसकी ये सारी कोशिशें एक व्यर्थ प्रयास से ज्यादा कुछ सिद्ध नहीं होती। अब चौथा व महत्वपूर्ण सवाल ये कि बच्चा अपने को बदलने की ये प्रेरणा कहाँ से ले रहा है? तो इसका जवाब ये कि स्वयं को बदलने की शुरुआती प्रेरणा तो हर बच्चा अपने अपने माँ बाप और शिक्षकों द्वारा बार बार की जा रही तुलनाएं तथा दी जा रही शिक्षाओं से ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग ये सारी प्रेरणाएं कहाँ से ले रहे हैं? तो इसका सीधा जवाब है समाज से, जिसका सभी लोग एक हिस्सा है। और ये समाज क्या है? ये वो व्यवस्था है जो अपनी सोच के हिसाब से सबको ढालने में लगी हुई है। उसका सोचना है कि इसी से मनुष्य का जीवन बनेगा। और यही कारण है कि हर समाज ने अपने नियम व सिद्धांत ओढ़ रखे हैं तथा सब उसी हिसाब से चलें व बढ़ें, ये उनकी जिद भी है। सवाल ये कि लाखों मनुष्य की जोड़ से बने इस समाज की हजारों वर्षों की कोशिश के बावजूद बमुश्किल हजारों में कोई एक या दो सफल है। और यही बात मनुष्य को अपने हिसाब से ढालने की इनकी जिद को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य को बदलने की प्रेरणा का स्रोत जो समाज है, वो स्वयं असफल व दुखी है। इतना ही नहीं, वो स्वयं हजारों तरीके की हीनताओं से भी भरा पड़ा है। और यह सर्वविदित सत्य है कि जिस पेड़ की जड़ ही खोखली हो, उस पर सुंदर व खुशबूदार फूल कभी नहीं उग सकते। अर्थात तमाम तुलनात्मक शिक्षाओं के मूल में ही खामी है। चलो ये तो सिद्ध हो गया कि ये तुलनात्मक शिक्षाएं गलत हैं, पर ये कोई बच्चों की अपनी चाह तो है नहीं। वे तो जैसे हैं जीवन को वैसे ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन पर ये सारी तुलनात्मक शिक्षाएं तो उनके माँ बाप द्वारा थोपी जाती हैं। सो ये समझदारी तो बच्चों के परिवार वालों को ही विकसित करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों की बार बार दूसरे बच्चों से तुलना न करें या उन्हें किसी अन्य बच्चे की तरह बनने की प्रेरणा न दे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वे जैसे हैं वहीं से उनका हाथ थामे, वो उन्हें विश्वास दें तथा उन्हें उन्हीं की राह पर बढ़ने का उत्साह दें। फिर देखें बिना कॉम्प्लेक्स के बड़ा हो रहा ये बच्चा क्या क्या कर दिखाता है। हालांकि बच्चों को भी दूसरों से प्रेरित होकर स्वयं को बेवजह बदलने की इच्छा से बचना चाहिए, क्योंकि वे जैसे हैं वहीं से उनके जीवन के मार्ग खुलने हैं। यदि कहीं बदलने की कोई आवश्यकता है तो भी उसे वो अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर ही बदलना है, किसी के कहने या दबाव में नहीं, तथा किसी से प्रेरित होकर तो कभी नहीं। सच कहूं तो
समझ में तो मुझे ये भी नहीं आता कि दो मनुष्यों की तुलना हो ही कैसे सकती है। इस बात को अपने जहन में बसा लें कि हर व्यक्ति यहाँ अद्वितीय है। उस जैसा न पहले कोई हुआ है, न आगे कोई होगा। तो फिर ये तुलनाएं क्यों? अरबों मनुष्यों में जब किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते तो फिर किसी के मन या जीवन के मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यदि मनुष्यों का आपस में कुछ मिलता है तो वो है उनकी सफलता पाते हुए आनंद से जीने की चाह। और ये तुलनात्मक शिक्षाएं उसी में सबसे बड़ी बाधक सिद्ध हो रही है। थोड़ा बढ़ते बच्चों पर गौर करें, साथ ही कुछ अपनी हरकतों पर भी गौर करें। एक छोटा बच्चा ये नहीं समझता कि ये नौकर का बच्चा है या ये गरीब है, उसे तो बस खेलने से मतलब होता है। पर बुद्धिमान बुजुर्ग उस खेलते बच्चे को उठा के न सिर्फ घर ले आते हैं, बल्कि उसे समझा भी देते हैं कि वो जिनके साथ खेल रहा था वो तुच्छ है। भर देते हैं तुलनाओं का बीज उसके दिमाग में। और फिर स्कूलों में तो सिवाय तुलनाओं के और कुछ नहीं होता। बस बच्चा कॉम्प्लेक्स पकड़ता चला जाता है। यहां तक भी ठीक, पर फिर तो तुलनाएं करना मनुष्य का स्वभाव ही हो जाता है। ये और भी खतरनाक है। अब धर्म हो या समाज, शिक्षा हो या विचार, बनाए तो मनुष्य नहीं है। सो वो अपने तुलना करने के स्वभाव से यहां भी बाज नहीं आता है। मनुष्य की तुलना करने की आदत का आलम तो यह है कि उसने नदी तक में भी तुलना कर डाली। गंगा पवित्र और बाकी साधारण, हमारा देश हमारा धर्म महान, बाकी बकवास। यानी पहले से ऐसी हजार तुलनात्मक हीनताओं से भरे बच्चे को धर्म व समाज द्वारा और भी ढेरों तुलनात्मक बातों से लाद दिया जाता है। सचमुच क्या भाग्य होता है बच्चों का। वे माँ बाप की जागीर के वारिस तो बनते हैं, तब बनते हैं, परंतु उनके अपनाए समाज व धर्म के जरिए उनकी हीनताओं के वारिस पहले ही बन जाते हैं। चलो होगा, अब मनुष्य को कैसे बचपन में हीनताएं पकड़ा दी जाती हैं ये समझ लिया। और इन सारी हीनताओं के मूल में तुलनात्मक शिक्षाएं प्रमुख रूप से जवाबदार हैं ये भी समझ लिया। अब थोड़ा ये समझें कि वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स है क्या। यही कि आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है या आप किसी मामले में दूसरों से कमजोर हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। न तो आप में कोई कमी है और ना ही आप किसी से कमजोर हैं। सच तो ये है कि आप ऐसे हैं। और ऐसे हैं का मतलब यही कि आप सबसे भिन्न, नवीन और इकलौते हैं। और जब भिन्न, नवीन और इकलौते हैं तो तुलना हो ही नहीं सकती। खैर, इतना सब समझ लिया हो तो अब आपको कॉम्प्लेक्स के संबंध में एक अनूठी बात बताता हूं। और वो ये कि कॉम्प्लेक्स का सिर्फ एक ही प्रकार होता है और वो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में होती ही नहीं है। निश्चित ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आपने अनेकों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित देखा होगा। तो मैंने आपकी वही गलतफहमी दूर करने हेतु ये चर्चा छेड़ी है। और आगे इस बात को समझने के लिए एक बार फिर याद करें कि मनुष्य को ये कॉम्प्लेक्स पकड़ता कैसे है। और वो मैं कई बार कह चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स पैदा होता है तुलना करने से, और तुलनाएं स्वाभाविक रूप से दूसरों से आपको हीन साबित करने हेतु ही की जाती है। फिर इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे कर आपको भी अपने में कुछ कमी होने का एहसास होने लगता है। और बस यहीं से मामला रंग पकड़ना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में आप अपनी वो कमी दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिर उसे छुपाने हेतु सुपीरियरिटी का आवरण ओढ़ लेते हैं। यानी आपके भीतर के दर्द या अपनी कमजोरी का किसी को पता न चले, इस हेतु आप जिन बातों का सहारा लेते हैं उसे ही आप सब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य, मनुष्य में दिखाई देने वाले तमाम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ उसके भीतर छिपी इंफीरियरिटी की खबर मात्र देते हैं। लेकिन वास्तव में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। सो यदि आप ये बात समझ लें तो किस मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है या उसका जीवन कैसा गुजर रहा है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए उसके भीतर की इंफीरियरिटी पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं। उसकी हर इंफीरियरिटी के पीछे छिपा दर्द आप पहचान ही लेंगे।
चलो इस बात को कुछ उदाहरणों से समझे। देखिए कि मनुष्य के भीतर छिपी इंफीरियरिटी कैसे सुपीरियर बनकर बाहर निकलती है। मानो आपके घर कोई वृद्ध दंपति मिलने आए हुए हैं। उनके सभी बेटे शादीशुदा हैं और सब के सब उनके साथ में ही रहते हैं। और खुदा न खास्ता यदि वो वृद्ध दंपति अपने बेटे बहुओं से दुखी होंगे या उन्हें लगता होगा कि बच्चे उनका उचित ध्यान नहीं रखते, तो आप गौर करना कि वे बात बिना बात बार बार कहेंगे कि हमारे बेटे बहू हमें बड़ा सुख देते हैं। ये मौके बेमौके बार बार दोहराई गई बात जो उनकी सुपीरियरिटी के रूप में झलक रही है, गौर से समझेंगे तो ये सिर्फ उनके भीतर छिपे दर्द की खबर मात्र है। और समझदार को इशारा काफी है। ये स्पष्ट समझ लेना कि मनुष्य बार बार बेतुकी बातें दोहराता ही तब है जब भीतर वो उसके विपरीत कुछ महसूस कर रहा होता है। उपरोक्त बात को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कोई बात बात में कहे कि क्या बात करते हो, अभी तो मैं जवान हूं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये आदमी अब जवान नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति और कुछ नहीं तो 50 वर्ष के करीब तो पहुंच ही चुका होगा, क्योंकि कोई जवान कभी नहीं कहेगा कि मैं अब भी जवान हूं। बात ही बेतुकी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य साफ है कि ये बाहर बार बार तन के कहने के लिए भीतर उसकी कमी होना आवश्यक है। अतः कृपा कर इसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझने की बजाय इसे उसके भीतर छिपी इंफीरियरिटी की खबर के तौर पर ही लेना। देखिए, इससे कितनी जल्दी आप दूसरे मनुष्यों के वास्तविक दर्दों को कितनी आसानी से पहचानना शुरू हो जाएंगे। और मजा तो ये कि बाहर से ओढ़ी ये सुपीरियरिटी मनुष्य से कैसे कैसे हास्यास्पद कार्य करवा लेती है, उस पर भी कभी कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज के बाद थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अपने आसपास रोज ऐसे 2-4 वाकये देखने को मिल ही जाएंगे। सच तो यह है कि मनुष्य की ओढ़ी इन सुपीरियरिटी ने उसे खिलौना और मजाक का एक अच्छा खासा पात्र बनाकर छोड़ दिया है, परंतु फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। अक्सर देखा गया है कि कई औरतों को यह गुमान होता है कि उसका पति उसके पूरे नियंत्रण में है, उसके बच्चे उसकी बड़ी सुनते हैं, पर वास्तव में ऐसा हो ही ये जरूरी नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझें। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पापा मैं खेलने जाऊं? पापा बोले, मैं तुझे खेलने जाने के लिए मना करता नहीं, वैसे भी खेलना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा ही होता है, पर शायद तेरी माँ तुझे न जाने दे। बेटा बड़ा दुखी हो गया, सोच में भी पड़ गया कि ये माँ का दरवाजा कैसे तोड़ा जाए। पिताजी को भी ये चिंता सताने लगी। तभी पिताजी को अपनी पत्नी की इंफीरियरिटी याद आ गई। उन्होंने तुरंत चहकते हुए बच्चे से कहा, जा जाकर अपनी माँ को कह कि माँ मुझे खेलने जाना है, पर पिताजी मना कर रहे हैं, बस तेरा काम हो जाएगा। बच्चा तुरंत माँ के पास गया और रोते हुए उसने उससे पिताजी की कही बात दोहरा दी। बस माँ ताव खा गई। बड़ा तनते हुए बोली, जा जरूर खेलने जा, देखती हूँ पिताजी कैसे रोकते हैं। देखा आपने, माँ की दबी इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी बनकर कैसी तो निकली कि बाप बेटे ने मिलकर उसे खिलौना ही बना दिया। ये भी छोड़ो, यही बात आपको एक और हसीन उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन मनुष्यों की देखा देखी शेर के एक बढ़ते बच्चे को भी इंफीरियरिटी पकड़ ली। दरअसल बात यह हुई कि शेर के इस शांत बच्चे की बार बार तुलना उसके हमउम्र खूंखार शेर के बच्चों से होने लगी। इससे उसे लगने लगा कि वाकई वो शिकार वगैरह करने में काफी कमजोर है। बस एक दिन इस भीतर छिपी इंफीरियरिटी ने सुपीरियरिटी का स्वरूप धारण कर लिया। फिर क्या था, निकल पड़ा वो अकेला जंगल में। आज तो उसे अपना शेरपन बाहर दिखाना ही था। अभी कुछ दूर ही गया था कि सामने से उसे एक हिरण आता दिखाई दिया। उसने दहाड़ कर उससे पूछा, जानते हो मैं कौन हूं? हिरण सकपका गया, लेकिन फिर तक्षण संभल भी गया और संभलते ही बड़ी लड़खड़ाई जबान में बोला, आप शेर हैं और जंगल के राजा हैं। बस वो शेर का बच्चा तो मदरा गया। उसके भीतर छिपी इंफीरियरिटी राजा होने के गुमान से भर गई। उसने हिरण को तो जाने का इशारा किया, पर इसके बाद तो उसकी चाल ही बदल गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उसे एक लोमड़ी बैठी दिखी। वो झट से उस लोमड़ी के पास जा पहुंचा। मदराया हुआ तो वो था ही। उसने लोमड़ी से अब की सीधा सवाल पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी तो वैसे ही चालाक होती है। उसे शेर के बच्चे को पकड़ी इंफीरियरिटी समझने में रत्ती भर देर नहीं लगी।
उसने बड़ी चतुराई पूर्वक उसकी इंफीरियरिटी सहलाते हुए कहा, आप जंगल के भावी राजाधिराज हैं और सच कहूँ तो मुझे तो आप में महान राजा के तमाम लक्षण अभी से नजर आते हैं। अब ये सुन पहले से मतराया हुआ शेर का बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया। अब तो उसकी हीनता पूरे जोरों पर थी। वह पहले से कहीं ज्यादा तने हुए बढ़ा चला जा रहा था। तभी उसे दूर से एक हाथी आता दिखाई दिया। वो अपने परछाई सुपीरियरिटी लिए उसके पास जा पहुंचा। उसने हाथी के पास जाते ही अपने उसी मदराए अंदाज में पूछा, ए हाथी, बता जंगल का राजा कौन है? अब हाथी तो हाथी होता है। उसने उसे कुछ खास तवज्जो नहीं दी। उसने एक दो बार फिर पूछा, पर हाथी की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इससे उसका कुछ नशा हिरन तो हुआ, परंतु अपना वट बनाए रखने हेतु अंत में उसने हाथी के कान तक उछलते हुए पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? उधर अब तक उसकी अवहेलना कर रहे हाथी को शेर की ये हरकत रास नहीं आई। उसने आओ देखा न ताओ शेर के बच्चे को सूंड में लपेटकर घुमाते हुए दूर फेंक दिया। बेचारे शेर के बच्चे को काफी चोटें आई। फिर भी वो बड़ी हिम्मत कर उठा और घिसटते घिसटते हाथी के पास आया और फिर दो पांव पर खड़े होकर बड़ी मिमियाई आवाज में बोला, हाथी भाई, नहीं मालूम था तो मना कर देते, पर इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात थी? बस बड़े होते होते कॉम्प्लेक्स से घिरा हर मनुष्य बाहर इसी तरह सुपीरियरिटी दिखाने की फिराक में घूमता रहता है और अंत में उसका वही हाल होता है जो शेर के उस बच्चे का हुआ है। अतः अपने को बार बार हंसी का पात्र बनाने से बचना चाहते हैं तो मेहरबानी कर अपनी तुलना किसी से करो ही मत, वरना जल्द ही आप स्वयं को कई कॉम्प्लेक्स से घिरा पाएंगे और फिर उन कॉम्प्लेक्स को छिपाने हेतु बाहर से जात भात की सुपीरियरिटी ओढ़े घूमते रहेंगे। लेकिन जो बात आप में नहीं है वो नहीं ही है। अतः मौके बेमौके बार बार मुंह की खाते फिरेंगे। आप इतना समझ लो कि दुनिया का काम है तुलनाएं करना, सो उन्हें करने दो, परंतु आप स्वयं को इन मूर्खताओं से दूर ही रखो। यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि कॉम्प्लेक्स से होने वाले घाटे यही समाप्त नहीं होते, बल्कि यहां से तो उनकी शुरुआत होती है। आगे जैसे ही जमाने भर की इंफीरियरिटी से घिरा ये मनुष्य सुपीरियरिटी ओढ़ना शुरू करता है कि उसके मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात तो ये कि मनुष्य पाखंडी होना शुरू हो जाता है। ये भी बड़ी अजीब और खतरनाक बीमारी होती है। जब बार बार मनुष्य के सामने किसी चीज